पिछले क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट किए थे संडे को। तो स्टार्टिंग का 5 मिनट पहले क्या पढ़े हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन आपको बताया, ये जो बोर्ड वर्क दिख रहा है आपको, पीडीएफ दिख रहा है, यानी कि पिछले संडे का जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन किए हम लोग। बायो का मतलब लाइफ होता है और मॉलिक्यूल यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। इनके डेफिनेशन में आपको बताया बायोमॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस विच सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो खुद नॉन लिविंग है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये जितने इसमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं, अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, वो सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। उसी में इसके एग्जाम्पल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स के बारे में बात किए थे, जिसे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। पिछले क्लास में आपको क्लियर कर दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ भी पढ़ोगे, विटामिन यहाँ भी पढ़ेंगे, विटामिन आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, दोनों जगह पर डिफरेंस क्या आएगा और स्ट्रक्चर का। बायोलॉजी में आपको सर बताएंगे इसका फंक्शन के बारे में, ये काम क्या करता है, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर और रिएक्शन से रिलेटेड कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला जो पार्ट आया था वो कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन हम लोग लिखे थे, ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, कार्बो यानी कि कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वाटर यानी H2O, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा गया। और स्टार्टिंग में इनका जनरल फार्मूला दिया गया था CnH2nOn, लेकिन बात के पिछले क्लास में हम लोग ये कई कंपाउंड उस पर फिट नहीं बैठ रहे थे और कुछ एक कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं आते हैं, तो उसको चेंज करके बाकी का भी ये जनरल फार्मूला आ गया। और फिर इनका डेफिनेशन में आया कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और द सब्सटेंस विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलाइज होकर वो इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, यानी कौन कौन से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो सकते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा उन्हें मोनोसेकेराइड, जो 2 to 10 यूनिट्स का फॉर्मेशन करेंगे उन्हें ऑलिगोसेकेराइड, और जो मोर देन 10 यूनिट्स का फॉर्मेशन करेंगे उन्हें पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। इसके बाद में फिर आगे हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ टेस्ट करने पर जो मीठा लगेगा वो शुगर, और जो मीठा नहीं लगेगा उन्हें नॉन शुगर कहा जाएगा। थर्ड क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। बात की हम लोग फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट। जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उन्हें रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं करे उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद फिर आ गए हम लोग मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब वन होता है, सिंगल होता है, यानी मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, जिनका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, जो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ कार्बन एटम के अनुसार से इसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में क्लासिफाई करते हैं। और अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल्डो ट्रायोज, अल्डो कीटो, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटो कहा जाता है। और उसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक का यह टेबल है, यहाँ पर यह दिया हुआ था जो पिछले क्लास में लिखवाए थे, और एक डिस्कस किए थे कि अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखें हम लोग तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, यानी कि ये हेक्सोज हो गया। लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड आता है और इसके फंक्शनल ग्रुप में कीटोन, इसलिए इसे अल्डो हेक्सोज और इसे कीटो हेक्सोज कहा जाता है। ये आपके कॉपी में लिखवा चुके थे। इसके बाद ग्लूकोज में आए हम लोग, बताया कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है और इन्हें इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में बात किए। इसके प्रिपरेशन का 2 मेथड था। पहला दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, फ्रॉम सुक्रोज, यानी कि चीनी से, लेकिन इनके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है, यानी मिक्सचर बनता है, और बनाने के लिए आप सुक्रोज ले रहे हैं, यानी ये कॉस्टली पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमर्शियली इनका प्रिपरेशन करते हैं स्टार्च से। तो स्टार्च से प्रिपरेशन करेंगे तब उस कंडीशन में इनमें सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज बनता है, बाकी किसी दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान लोग
ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अभी तक वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, मशीन नहीं बना है जिसमें किसी अननोन केमिकल सब्सटेंस को आप डाल दो और वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बता देगा। कंप्यूटर के पास में एडवांटेज है, लेकिन वो क्या करता है, जो डाटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसी में से वो ढूंढ करके निकालेगा। जैसे अगर मान लें कि हम लोग 100 लोग बैठे हुए हैं तो 100 लोग का फिंगरप्रिंट उसमें ऐड किया हुआ है नाम के साथ में, तो जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका वो फिंगरप्रिंट वो रीड करके बताएगा कि ये स्टूडेंट है। लेकिन कोई अननोन है जिसका डाटा उसमें नहीं डाला हुआ है, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये कौन सा केमिकल। यानी कि दूसरे वे में ये कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डाटा कहीं पर नहीं सेव है तो उस कंप्यूटर में कहीं पर भी आप जाएंगे तो उसे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर कोई अननोन केमिकल सब्सटेंस हैं तो उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन पर बेस करना होता है। ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर निकालते हैं तो दो मेथड होता है यहां पर। एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरे को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब ग्लूकोज का स्टडी किया गया, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में भी था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जब यह स्टडी किया गया तो पता चला कि जो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चलता है। तो फिर कार्बन का परसेंटेज पता चला कि इसमें कार्बन का 40% आता है, हाइड्रोजन का 6.67% है और ऑक्सीजन का 53.33% है। यहां से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला पता चला। आप में से अगर कोई 11th क्लास का इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े होंगे तो आपका ध्यान वहीं पर ये चला गया होगा, क्योंकि उसी जगह पर ये क्वेश्चन मिलता था कि कार्बन का इतना परसेंट है, हाइड्रोजन का इतना परसेंट है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट है। अगर मॉलिक्यूलर मास इस केमिकल सब्सटेंस का ये है तो इनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो ग्लूकोज के भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अब जरा देखो, C6H12O6 है, यानी कि कार्बन के नंबर 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो अब ये किस तरीके से अरेंज है? लीनियर वे में है, ब्रांच में है। तो अगर ब्रांच में है तो कहां पर ब्रांच है? इन सब के लिए अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराया गया और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिएक्शन जब लिखेंगे तो मे बी आपको लगेगा कि बहुत सारा रिएक्शन वैसा है जो आपके ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है और ऑर्गेनिक 12th में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम याद करवा देंगे। यानी कि क्लास जब आपका खत्म होगा तो ये सारा रिएक्शन आपके दिमाग में होगा और थोड़ा बहुत जो रिएक्शन समझने वाला पार्ट है, तो जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो वो सब क्लियर होगा। जैसे अभी यहां पर आ जाएगा पेंटा एसीटेट, आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अभी भी लग रहा है कि नहीं, आप बताए डेक्स्ट्रो होता है, लीवो होता है, ये क्लियर नहीं हुआ है तो हमको देखना है। तो कोई बात नहीं, सारा रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको हैलोअल्केन हैलोरिन में मिलेगा, तो हैलोअल्केन हैलोरिन वाला पार्ट वीडियो जाकर के देखो कि कहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किए हैं। पूरा एक कंप्लीट वीडियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर ही होगा, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहां जितना रिक्वायरमेंट है वो हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो लिखिए टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप लोग भी लिखिएगा। द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिटेन as follows, can be written as follows. ये लिखिए, ये ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, आप बुक पढ़ेंगे तो वहां टर्म दिया हुआ है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी कि एक लंबे समय तक इसको हीट किया जाता है। ये ग्लूकोज का प्रोबेबल स्ट्रक्चर है। ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। अगर 10th में भी ऑर्गेनिक पढ़े होंगे आप तो पता होगा आपको नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में। 1 2 3 4 5 और ये 6,
ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। आप ध्यान से एक एक पढ़ते जाना और याद करते चलोगे। नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन एटम हो गए? 6। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है। तो हम लोग यहां पता करना चाह रहे थे कि ये 6 कार्बन एटम किस तरीके से हैं। तो ये जब रिएक्शन कराए, ये रिएक्शन में करता क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन बनना ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के ऑल 6 कार्बन एटम चेन के फॉर्म में थे। क्योंकि अगर कहीं पर ब्रांच रहता तो 6 कार्बन एटम में नॉर्मल हेक्सेन की बजाय 2 मिथाइल पेंटेन भी बनता। अगर 2 ब्रांच लगा रहता तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी बनता। वहां पर भी 6 है, लेकिन ये नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। 6 के 6 कार्बन एटम जो है चेन में है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन को हटाया है। हाइड्रोजन आयोडाइड कार्बन चेन को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर ब्रांच में रहता तो ब्रांच ही छोड़ देता, लेकिन ये नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन में है। आप ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। CHO CH OH 4 और यहां आ गया CH2OH। इनका रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं, ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन आएगा। इनका एक कॉमन रिएक्शन है CHNOH CHOH4 और यहां आ गया CH2OH। इसे कहा गया ऑक्साइन। और वहीं अगर इनका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं HCN से, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है CHOH CN CHOH4 और CH2OH। इन्हें कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन सुनोगे अब? आप देख रहे हो यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में ये नीचे के पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहां जो CHO है उसी की जगह पर क्या लिखा गया? CH डबल बॉन्ड NOH। तो यह स्ट्रक्चर तो अभी पता ही नहीं है, ये आपको नहीं पता है। यहां से प्रॉपर्टीज आया कि ऑक्साइन बन रहा है। तो ऑक्साइन अल्डिहाइड में भी बनता है और कीटोन में भी बनता है। और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। यानी अभी ये रिएक्शन से पता चला कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो ऑक्साइन बनता है। और ग्लूकोज का रिएक्शन भी जब इनसे कराते हैं तो उसी तरह का कंपाउंड बनता है। तो इससे इसका मतलब ये निकला कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कब अल्डिहाइड और कब कीटोन बन जाता है? कहता है कि अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तब इसे कीटोन कहा जाता है। और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में एटलीस्ट कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो तब इन्हें क्या कहा जाता है? अल्डिहाइड। तो ये अभी नहीं पता कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, अभी सिर्फ ये पता चला कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। पहले वाले रिएक्शन से ये पता चला कि 6 कार्बन एटम है और 6 लीनियर फॉर्म में है, यानी कहीं कोई ब्रांच नहीं है। और यहां से पता चला कि एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इक्वेशन लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। इस रिएक्शन से यहां जब ये रिएक्शन करा रहे थे तो इससे ये पता चला कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आगे जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। तो
तो बताता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कई रिएक्शन एक जैसा शो करता है। जैसे एल्डिहाइड भी ऑक्जाइम बनाता है, कीटोन भी ऑक्जाइम बनाता है। एल्डिहाइड भी साइनोहाइड्रीन बनाता है, कीटोन भी साइनोहाइड्रीन बनाता है। लेकिन कुछ एक रिएक्शन एल्डिहाइड ही शो करता है। एल्डिहाइड के बारे में कहा जाता है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। तब उसी कंसेप्ट को लेकर के ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन को, और जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो अभी आपको बताएं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है? एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जब यहाँ ब्रोमीन वाटर दे रहे हैं और ये इजीली ऑक्सीडाइज कर गया तो ये कंफर्म किया कि अब ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड CHO को कहा जाता है और ये हमेशा टर्मिनल पर ही लगा हुआ रहेगा, यानी कि किनारे में लगा रहेगा। अब इन तीन रिएक्शन से इतना पता चला कि कार्बन में, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम हैं एंड ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज 1 कार्बोनिल ग्रुप एंड इट इज एल्डिहाइडिक इन नेचर। कैसे कैसे पता चला? ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराए तो नॉर्मल हेक्सेन बना, ये कंफर्म किया कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराए तो क्या बना? ऑक्साइन। अब दिमाग पे जोर डालोगे। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए तो साइनोहाइड्रीन। इससे क्या कंफर्म हुआ? कार्बोनिल ग्रुप। इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। ग्लूकोज का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये कंफर्म करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप था वो किस नेचर का था? एल्डिहाइडिक नेचर का। आगे का रिएक्शन है, नीचे क्लासेस में आप अंडर 10th में पढ़े होंगे स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में बताया गया था कि अल्कोहल रिएक्ट कर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। आगे यहां पे पढ़ोगे आप कि सिर्फ वही नहीं रिएक्ट करता है, एसिटिक अनहाइड्राइड भी रिएक्ट करते हैं, एसिड अनहाइड्राइड भी रिएक्ट करता है। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं इनके साथ में, तो पेंटा एसीटेट बनता है। अब ध्यान से समझना, पेंटा एसीटेट यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, और एसिटिक अनहाइड्राइड ईस्टर का फॉर्मेशन करता है अल्कोहल के साथ में, तो इसका मतलब वहां पर अल्कोहल था, और ये पेंटा एसीटेट बनाता है। इसका मतलब 5 पोजीशन पर ईस्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 5 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो एक पोजीशन तो एल्डिहाइड के लिए हो गया, इसका मतलब बाकी के 5 जगह पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर से ग्लूकोज का रिएक्शन अब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे, बताओगे। ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं तो ऑक्साइन। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन। ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, और जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, अब कौन क्या कंफर्म करता है? जो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नॉर्मल हेक्सेन बना, ये क्या कंफर्म करता है? ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। ग्लूकोज का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये क्या कंफर्म करता है? प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं तो ऑक्साइन बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है, ये क्या कंफर्म करता है? कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और इनका रिएक्शन जब एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, ये कंफर्म करता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उसमें, और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर हैं, तभी तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है। नोट करो इक्वेशन। आप ग्लूकोज को छोड़ दो, ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, और जो पूछेंगे वो बताना। ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये सैकरिक एसिड है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सैकरिक एसिड में। सैकरिक एसिड में यह स्ट्रक्चर आता है COOH, यह स्ट्रक्चर है। अब आप दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और बताओ तो कि दोनों में कहां पर डिफरेंस है? नीचे में। ये क्या था? CH2OH, और ये किसमें कन्वर्ट कर गया? COOH।
अल्कोहल का क्लासिफिकेशन या हेलो अल्केन भी देखोगे आप, वहां भी पढ़ेंगे। तो जो एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, जो टर्मिनल पर लगा हुआ है, उसको प्राइमरी कहते हैं। जो दो तरफ से जुड़ा हुआ हो उसे सेकेंडरी कहा जाता है, और जो 3 कार्बन से सराउंडेड है उसे टर्सरी कहा जाता है। तो ये अल्कोहल किनारे में लगा हुआ है, टर्मिनल पर है, तो ये प्राइमरी नेचर का है। ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्राइमरी अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये तो पहले से था, ये CH2OH को किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH में, सैकरिक एसिड में। ग्लूकोज का भी रिएक्शन कराते हैं तो ये भी कन्वर्ट करता है सैकरिक एसिड में। तो ग्लूकोज में ऑलरेडी पहले से कंफर्म हो चुका था कि एक अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब तो वो ऑक्सीडाइज होना ही था। तो ये तो CHO-COOH में कंफर्म हो गया कि उसी की वजह से है। लेकिन दूसरा भी COOH बना है, ये इंडिकेट करता है कि उसमें एक प्राइमरी अल्कोहल भी था। फिर से जब इनका रिएक्शन कराए थे ब्रोमीन वाटर से, तो ग्लूकोनिक एसिड बना था। ग्लूकोनिक एसिड में एक ही COOH है, तो इसका मतलब एक ही अल्डिहाइड था। और जब इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराए तो सैकरिक एसिड में कन्वर्ट किया, इसका मतलब अब 2 COOH बन गया। तो 2 COOH तभी बनेगा जब एक अल्डिहाइड होगा और दूसरा क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि अल्डिहाइड पहले ही कंफर्म किया कि एक ही था, अगर 2 रहता तो ब्रोमीन वाटर से भी सैकरिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता, इसका मतलब इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब कंफर्म क्या क्या हुआ, जो ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है लीनियर चेन में, इसमें से एक कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, पांचों अलग अलग कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है और इसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी नेचर का है। इक्वेशन नोट करो, फिर समराइज करते हैं। ये ग्लूकोज लेते हैं हम लोग, CHO, CHOH4 और यहां CH2OH। इनका रिएक्शन हम लोग किसके किसके साथ पढ़े हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर पढ़े हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH, फिर पढ़े हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर हम लोग पढ़े हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, इसके बाद फिर पढ़े किसके साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस हो, और लास्ट में अभी हम लोग पढ़े किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। अब बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बना, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन कराए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्साइन का। और हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन का। ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। एसिटिक अनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। और नाइट्रिक एसिड से सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। अब इसके बाद किन से क्या कंफर्म होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। नॉर्मल हेक्सेन का बनना क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन, ये सब के सब लीनियर चेन में। ऑक्साइन और साइनोहाइड्रिन ये क्या कंफर्म करता है, इनमें एक कार्बोनिल ग्रुप है जो या तो अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ग्लूकोनिक एसिड का बनना क्या कंफर्म करता है, अल्डिहाइड का। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का मतलब क्या है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और पांचों अलग अलग जगह पर लगा हुआ है। और ये क्या कंफर्म करता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो किस नेचर का है, प्राइमरी नेचर का है, जिन्हें 1 डिग्री कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखिएगा नहीं इसलिए हम इसको हटा दिया स्क्रीन से। रिपीटेड है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 14.9 है, आप ध्यान से सुनोगे। यहां लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग रिएजेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट।
इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। व्हाट हैपन, क्या बनता है व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सैकेरिक एसिड। अब ये कहता कि हाँ ये इससे क्या कंफर्म होता है, तब फिर बताना था कि ये कंफर्म करता है कि 6 कार्बन एटम लीनियर चेन में थे, ये कंफर्म करता है कि इसमें एल्डिहाइड है, ये कंफर्म करता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, याद हुआ रिएक्शन। इतना हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उन सब से हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। पहले बताया क्या गया कि कार्बन का नंबर कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ग्लूकोज है 6 कार्बन एटम इन लीनियर चेन। फर्स्ट कार्बन एटम किस नेचर का है, अल्डिहाइडिक, तो इसको अल्डिहाइड कर दिए। अब पांचों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, करा सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है एक्सेप्ट कौन सा कार्बन, थर्ड, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, थर्ड का कहां कर देंगे, लेफ्ट साइड, और बाकी सभी का राइट साइड, OH OH और यहां पर भी OH हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पहला कार्बन एटम अल्डिहाइडिक, सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, सिर्फ थर्ड कार्बन एटम कहां होगा, लेफ्ट में। अब कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए आपको अपनी तरफ से जो रेस्ट बॉन्ड बचा हुआ है वहां पर हाइड्रोजन डाल देंगे। यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये चूंकि टर्मिनल पर है तो इसके हाइड्रोजन का लेफ्ट राइट कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप जो है कंबाइन करके लिखिए। तो इसको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया, इसे कहा गया ग्लूकोज। अभी बोर्ड पर ही देखना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में भी स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है, मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देखिएगा, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो वहां वो बताता है कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उन्हें डेक्स्ट्रो कहा जाता है, और इन्हें हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तब इन्हें लीवो कहा जाता है, और इन्हें हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास में 4 कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है, वो कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हो। जैसे इस कार्बन का देखो 4 बॉन्ड है, तो देखो तो कौन कौन से जुड़ा हुआ है, एक किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, दूसरा OH, तीसरा CHO, और चौथा इनके साथ। देखो तो चारों अलग अलग है। उसी तरह से इसे भी देखेंगे आप तो ये भी अलग अलग है, ये भी 4 अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है। इस वाले सेकेंड कार्बन को देखो, हाइड्रोजन, ये किसके साथ, OH, थर्ड ये आ गया और फोर्थ ये आ गया। बताओ तो चारों अलग है कि नहीं है। तो कोई भी अगर एक कॉमन होता है तो उन्हें कायरल नहीं कहा जाता है, और अगर कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन एटम हो गया तो उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। तो इसीलिए ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसके साथ में क्या लगा दिया, प्लस। अभी बताएं कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है वो डेक्स्ट्रो, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है वो लीवो, तो ये प्लस हो गया। अब एक कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है, COH, H, यहां CH2OH, और दूसरा ये है CHO, CH, OH और CH2OH। इन्हें कहा जाता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और इन्हें कहा जाता है एल ग्लिसरल्डिहाइड, रल्डिहाइड। अब ये डी और एल में यहां का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है, इस जगह का अरेंजमेंट, यहां का। अब देखो तो आप ग्लूकोज का ये पार्ट, इस जगह का स्ट्रक्चर ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करो, देखो तो ये वाला पार्ट इसके डी फॉर्म से मैच कर रहा है या एल फॉर्म से, तो इसलिए यहां पर ये डी लगाया गया। तब ये
मतलब यहां पे निकला डी क्यों यूज किया गया, क्योंकि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से है। प्लस क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव नेचर का है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब आप ड्रॉ कर लीजिए, इतना ही करना था आज यहीं तक। बाकी अब अगले क्लास में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी यहीं से आगे फिर स्टार्ट करेंगे, यह स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Thanks for watching this video.